जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सब बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने कुछ लघुतरीय प्रश्नों पर चर्चा किया था, आइए उसी तरह आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन क्या है अथवा सामूहिक अचेतन से आप क्या समझते हैं? सामूहिक अचेतन क्या है अथवा सामूहिक अचेतन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सामूहिक अचेतन व्यक्तित्व का एक संप्रत्यय है। सामूहिक अचेतन व्यक्तित्व का एक संप्रत्यय है जिसका प्रतिपादन कार्ल युंग ने किया था। कार्ल युंग के अनुसार जो व्यक्ति जिस गुण को अपने पूर्वजों से, व्यक्ति जिस परंपरा को अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है या सीखता है, बिना तर्क किए वह अनवरत लगातार उसे दोहराते रहता है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी व्यवस्था को हम सामूहिक अचेतन के नाम से जानते हैं। मतलब जो व्यवहार व्यक्ति अपने पूर्वजों से सीखता है, बिना तर्क किए, बिना चिंतन किए उसे क्रमिक रूप से दोहराते रहता है, तो इसे ही सामूहिक अचेतन कहते हैं। जैसे सूर्य को जल देना, पत्थर पर दूध चढ़ाना, तेल चढ़ाना, ईश्वर पर, भगवान पर पैसा चढ़ाना, ये सामूहिक अचेतन के उदाहरण है। दूसरा है, आदि रूप तथा रूढ़िकृति में क्या अंतर है? आदि रूप तथा रूढ़िकृति में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, आदि रूप जिसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं, आदि रूप जिसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं, यह पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ एक संप्रत्यय है जो नकारात्मक विचारधारा पर आधारित है। मतलब आदि रूप नकारात्मक विचारधारा से जुड़ा हुआ एक पूर्वाग्रह है जिसमें व्यक्ति हमेशा किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में नकारात्मक विचार रखता है। इसके विपरीत रूढ़िकृति या रूढ़ धारणा किसी समूह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के मन में उठने वाली सकारात्मक या नकारात्मक विचार है। मतलब रूढ़ धारणा सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, जबकि रूढ़िकृति केवल और केवल नकारात्मक होता है। अगला है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति में क्या अंतर है? तो आप लिखेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति के बारे में विचार कार्ल युंग ने दिया था। कार्ल युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकेला रहता है, एकांत में रहता है, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, अपने मन के बात को अपने अंदर दबाए रखता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने जल्दी प्रकट नहीं करता है। ऐसे विचार वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इसके विपरीत बहिर्मुखी व्यक्ति, जो व्यक्ति मिलनसार हो, सामाजिक हो, सबके साथ हमेशा मिलजुल कर रहता हो, इसे हम बहिर्मुखी व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अगला है, आत्महत्या के रोकथाम के उपाय को लिखें। मतलब आत्महत्या को आप कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि आत्महत्या एक सामाजिक अपराध है। आत्महत्या एक सामाजिक अपराध है जो नकारात्मक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आत्महत्या पर रोकथाम करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होगा, जैसे किसी मानव पर आवश्यकता से अधिक बल दबाव नहीं देना होगा। जो नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित लोग होगा उसे
हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना होगा, और जिसके मन में नकारात्मकता का विचार घुस गया हो वहां पर नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक विचार को भरना होगा, और व्यक्ति के साथ हमेशा प्रेम और दया का भाव प्रकट करना होगा। इस प्रकार के व्यवहार से हम आत्महत्या को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है? अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है? आपका उत्तर होगा कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है और वह किसी बीमारी का शिकार हो जाए। जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक विपदा के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाए, उसका चिंतन मनन तर्क करने की क्षमता घट जाए और वह किसी बीमारी का शिकार हो जाए, तो इसे हम अभिघातज उत्तर दबाव विकार के नाम से जानते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है, और किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़े कि इसका स्मृति चिन्ह ही लोप हो जाए, तो ये जो विकार होगा अभिघातज उत्तर दबाव विकार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। मतलब निर्धनता के क्या कारण है, गरीबी के क्या कारण है? आपका उत्तर होगा गरीबी या निर्धनता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा का अभाव गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव गरीबी का कारण है। प्रति व्यक्ति निम्न आय गरीबी का कारण है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न होना भी गरीबी का कारण है। अगला है आक्रामकता के कारणों को लिखें। मतलब आक्रामकता क्या है, इसके कारणों को लिखें। आपका उत्तर होगा कि जब कोई पर्यावरणीय या मानवीय कारक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करती है, तो उसके विरुद्ध व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसी को ही हम आक्रामकता कहते हैं। आक्रामकता के कारण की बात करने तो आक्रामकता एक सहज प्रकृति है। दूसरा कारण, किसी खास आवश्यकता के पूरा न होने पर व्यक्ति आक्रमण करता है। तीसरा कारण, व्यक्ति के पालन पोषण में अनियमितता भी आक्रामकता के कारण होता है। चौथा, दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण। दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण भी आक्रामकता का कारक है। इसके अलावा है कुंठा भी आक्रामकता का एक मूल कारण है। अगला प्रश्न है गरीबी और वंचन में क्या अंतर है? गरीबी और वंचन में क्या अंतर है? आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे गरीब कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता हो कि उसके पास जो कम है, जो साधन है, जो वस्तुएं हैं कम है, जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि उसके पास जो है वह क्या है, कम है, उसे और चाहिए, तो इसे हम वंचन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म में अंतर स्पष्ट करें। व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म में अंतर स्पष्ट करें तो आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता हो, अपने बारे में ही चिंतन मनन करता हो, अपने ही ख्यालों में खोया रहता हो, तो उसे हम व्यक्तिगत आत्म के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति केवल अपने आप में नहीं, अपनी पहचान को पूरे समुदाय से, पूरे समाज से दिखाता हो,
जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को पूरे समाज की पहचान के साथ, पूरे समुदाय की पहचान के साथ दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो, तो इसको हम सामाजिक आत्म के नाम से जानते हैं। अगला है द्वितीयक समूह या गौण समूह किसे कहते हैं। मतलब द्वितीयक समूह की विशेषता को बताइए। प्रश्न है द्वितीयक समूह की विशेषता को लिखे या गौण समूह की विशेषता को लिखे। तो आप लिखेंगे द्वितीयक समूह या गौण समूह की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, द्वितीयक समूह में कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जुड़ता है। दूसरा विशेषता है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होता है। तीसरा, द्वितीयक समूह के सदस्यों को चयन करने का विकल्प नहीं होता है। राजनीतिक समूह या राजनीतिक दल, धार्मिक समूह द्वितीयक समूह के उदाहरण। आज का अगला प्रश्न है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। तो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब जब कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई लोग सम्मिलित रूप से प्रयास करते हैं। किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से लोग प्रयास करते हैं तो इसे कहते हैं सहयोग। इसके विपरीत लक्ष्य एक हो और उस लक्ष्य को पाने वाले अनेक लोग हों, तो अनेक लोगों के द्वारा जब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास किया जाए तो इसे हम प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के नाम से जानते हैं। अगला है प्रश्न हरित गृह प्रभाव क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। हरित गृह प्रभाव क्या है, इसको पौधा घर प्रभाव क्या है इस नाम से भी जानते हैं या इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका उत्तर होगा हरित गृह प्रभाव, जिसे पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण हमारे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। और CO2 की एक विशेषता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशेषता है कि वह सूर्य के प्रकाश को लघु तरंग के माध्यम से धरती पर आने देती है। लेकिन जब पार्थिव विकिरण, धरती जब उस विकिरण को छोड़ती है, ऊष्मा को छोड़ती है दीर्घ तरंग के रूप में, तो धरती के कुछ ऊंचाई पर जो CO2 का लेयर सतह जमा हुआ है उसे वापस जाने नहीं देती है। मतलब पुनः टकराकर वह दीर्घ तरंग धरती पर क्या होती है, लौट जाती है, जिससे दिन प्रतिदिन धरती के तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा घर प्रवाह या भूमंडलीय तापन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल हम लोग मनोविज्ञान के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।